मित्सुओ ने अपनी जान पर खेलकर सुमिरे की जान बचाई और अब सुमिरे की बारी थी कि वो किसी भी हाल में मित्सुओ को डेंजर से बाहर निकाले। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए सुमिरे मेडिकेशन लाने के लिए निकल जाती है, लेकिन अभी भी सुमिरे की हालत पूरी तरह ठीक नहीं थी, इसलिए रास्ते में फिर से उसका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाती है। मगर उसी वक्त एक बार फिर से सुमिरे के माइंड में मित्सुओ घूमने लगता है। किसी तरह अपने आप को काम करते हुए सुमिरे एक बार फिर से उठती है और आगे बढ़ने लगती है। ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस बीच कई बार सुमिरे का ऑक्सीजन लेवल गिरता है, कई बार रास्ते में मौसम भी बिगड़ जाता है, पर हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए सुमिरे फाइनली डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही सुमिरे उन्हें मित्सुओ की कंडीशन एक्सप्लेन करती है। डॉक्टर बोलते हैं ये सिर्फ जल्द से जल्द आपको पेशेंट तक पहुंचाना होगा, क्योंकि उनकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप उन तक पहुंच जाइए। इतना कहते हुए डॉक्टर सुमिरे को अकेला छोड़ देते हैं। सुमिरे पूरी तरह टूट चुकी थी, उसके पैरों में दर्द हो रहा था। सुमिरे के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ सके, पर वो इस तरह हार नहीं मान सकती थी। वो अपनी हिम्मत बांधते हुए उस जगह को लीव करती है और एक बार फिर से अपना वो टफ ट्रैवल स्टार्ट करती है। इस बार तो उसका ऑक्सीजन लेवल हद से ज़्यादा गिर जाता है। ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी और कल की तरह तूफान आने लगा था, पर किसी तरह सुमिरे मैनेज करते हुए टाइम पर कॉटेज पहुंच जाती है। सुबह से लगभग रात हो चुकी थी। मित्सुओ की हालत पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा खराब हो गई थी, पर जैसे ही सुमिरे मित्सुओ को वो सिर्फ इनटेक करवाती है, मित्सुओ नॉर्मल होने लगता है और सुमिरे की जान में जान आती है। वो कहती है थैंक गॉड मैंने अपने मित्सुओ को बचा लिया। पर उसके दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे कि आखिर मित्सुओ यहाँ पर कर क्या रहा है, वो बर्ड प्लेनेट से कब लौटा, और अगर वो वापस आ ही गया था तो उसने सुमिरे के पास आकर उससे मिलना जरूरी क्यों नहीं समझा। आखिर बात क्या है, मित्सुओ को हुआ क्या है। इन्हीं सभी सवालों के बीच सुमिरे की आंख लग जाती है और वो वहीं मित्सुओ के पास सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मित्सुओ कॉटेज में सबसे पहले उठ जाता है। उसे काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था, मगर जैसे ही वो अपने पास सुमिरे को देखता है उसी वक्त वो काफ़ी बुरी तरह शॉक हो जाता है। वो कहता है सुमिरे यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि सुमिरे जान चुकी है कि मैं लौट चुका हूँ। मित्सुओ का दिल उसे चीख चीख कर सुमिरे को उठाकर उससे बात करने के लिए कह रहा था, उसे अपना पेन एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा था, पर वो ऐसा नहीं करता। मित्सुओ जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर लेगा और फिर उसके लिए सुमिरे की यादों से मूव ऑन कर पाना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए वो बिना कुछ कहे बेड को लीव कर देता है। सुमिरे अभी भी वहाँ पर सो रही थी। मित्सुओ अपने रूम में जाता है, अपना सामान पैक करता है और कॉटेज में चेकआउट करते हुए निकल जाता है। उसका ट्रिप अभी बाकी था, उसके पास प्लेन का जो टिकट था वो कुछ दिन बाद का था, इसलिए मित्सुओ माउंट फूजी को लीव करने के लिए बस की हेल्प लेता है। अब कुछ देर बाद सुमिरे की भी आंख खुलती है तो वो देखती है वहाँ पर मित्सुओ नहीं है। वो उसे हर जगह ढूंढती है, पर मित्सुओ उसे पूरे कॉटेज में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। अब आखिर में सुमिरे कॉटेज के मैनेजर के पास जाती है। वो कहती है जो कल रात को यहाँ पर लेटे हुए थे, क्या आप बता सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। मैनेजर कहते हैं कि वो तो निकल चुके हैं। सुमिरे सरप्राइज होते हुए कहती है लेकिन कब और क्यों। मैनेजर कहते हैं मैं नहीं जानता, मगर वो आज सुबह काफ़ी जल्दी उठ गए थे और उन्होंने कुछ देर बाद ही कॉटेज लीव कर दिया था। सुमिरे कहती है क्या उन्होंने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा है। कॉटेज के मैनेजर कहते हैं नहीं, उन्होंने आपके लिए कोई भी मैसेज नहीं छोड़ा है, लेकिन आप दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। सुमिरे कहती है हम दोनों बस दोस्त हैं, और वो अपना फेस नीचे करते हुए अपने रूम की तरफ निकल जाती है। सुमिरे यहाँ पर अपने मेंटल हर्डल को कम करने के लिए आई थी, मगर इस पूरे इंसिडेंट ने उसे और भी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था। अब सुमिरे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो भी अपना सामान पैक करती है और कॉटेज से चेकआउट करते हुए माउंट फूजी को लीव कर देती है। अपने घर तक के पूरे रास्ते में सुमिरे बस मित्सुओ के ही बारे में सोचती रहती है कि आखिर वो इस तरह मुझे छोड़कर क्यों चला गया। सुमिरे के दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे, जिनका
जवाब वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी और इसी बीच फाइनली सुमिरे टोक्यो पहुंच जाती है। अब कुछ ही देर में सुमिरे अपने घर पहुंच जाती है। उसे देखकर मैनेजर काफी बुरी तरह सरप्राइज हो जाती हैं। वो कहती हैं, मिस सुमिरे आप। पर सुमिरे बिना कुछ कहे अपने रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। वो काफी जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज बाहर तक आ रही थी। मैनेजर कहती हैं, क्या हुआ मिस सुमिरे, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? पर सुमिरे उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक के लिए सुमिरे अपने रूम का गेट क्लोज ही रखती है। फिर उसके बाद सुमिरे काफ़ी लूज कंडीशन में गेट को ओपन करती हैं। मैनेजर पूरे 2 आवर्स तक अपने पेशेंट्स को रखते हुए रूम के बाहर बैठी हुई थी। जैसे ही रूम का गेट ओपन होता है वो अंदर जाती हैं। वो कहती हैं, क्या हुआ मिस सुमिरे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके दिल में जो कुछ है मुझे खुलकर बता दीजिए, मुझे अपनी मॉम की तरह समझिए। मैनेजर की ये बातें सुनकर सुमिरे खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो जाकर उन्हें हक कर लेती है और कहती है, बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो सारी बातें मैनेजर को बता देती हैं। मैनेजर ये सब सुनकर पहले तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं। वो कहती हैं, ये सच नहीं हो सकता। सुमिरे बोलती है, ये सच है। इतने सालों से मैंने अपने दिल के ऊपर पत्थर रखा हुआ था, पर अब मित्सुओ को जब से मैंने देखा है मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे मित्सुओ चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैनेजर बोलती है, पहले आप रोना बंद कीजिए, हम इसका जरूर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, आपको शांत होना होगा। क्या आप जानती हैं ये लड़का मित्सुओ कहाँ पर रहता है? क्या पता वो अपने घर गया हो। सुमिरे इन सालों में कई बातें भूल चुकी थी, पर उसे अभी तक मित्सुओ का घर का रास्ता एग्जैक्टली याद था। मैनेजर कहती है, तो ठीक है, आप रेडी हो जाइए, हम अभी वहाँ पे जाएंगे। और सुमिरे विद इन 5 मिनट्स में रेडी होकर मैनेजर के साथ मित्सुओ के घर के लिए निकल जाती हैं। पूरे रास्ते मैनेजर सुमिरे को विश्वास दिलाती हैं कि मित्सुओ आपको मिल जाएगा, अब फिक्र मत कीजिए। और फाइनली सुमिरे को भी उनकी बात पर भरोसा हो जाता है। कुछ ही देर में सुमिरे की कार मित्सुओ के घर के आगे खड़ी थी। जैसे ही सुमिरे मित्सुओ का घर देखती है उसे नॉस्टैल्जिया आने लगता है। उसे याद आने लगता है कि वो किस तरह एक वक्त मित्सुओ के घर में विंडो के रास्ते आया करती थी, मिस टोस्टेस। पर सुमिरे अंदर जाने से पहले खुद के चेहरे को कवर कर लेती है। वो जाकर डोरबेल बजाती है और वहाँ पर गांग को आकर गेट ओपन करती है। वो कहती है, आप कौन? सुमिरे कहती है, मैं मित्सुओ की फ्रेंड हूँ, काफ़ी टाइम के बाद शहर में आई हूँ, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? गांग को बोलती है, हाँ जरूर, वो ऊपर है, आप चले जाइए। और सुमिरे घर के अंदर एंटर करती है। वो स्टेयर्स पर चढ़ना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे मित्सुओ का रूम पास आ रहा था उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी। क्या वहाँ पर सच में मित्सुओ है? अब मैं उससे बात कर पाऊंगी, मैं उससे मिल पाऊंगी। और सुमिरे जाकर रूम के गेट पर नॉक करती है। रोबोट आकर गेट ओपन करता है और जैसे ही सुमिरे मित्सुओ के रोबोट को देखती है उसे लगता है उसके सामने मित्सुओ खड़ा हुआ है। वो सीधा मित्सुओ को हक कर लेती है और रोने लगती है। वो कहती है, मित्सुओ तुम नहीं जानते इन सालों में मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है। मुझे प्रॉमिस करो तुम मुझे छोड़कर अब कभी भी नहीं जाओगे, मुझे वादा करो। इसी तरह सुमिरे मित्सुओ के रोबोट को पॉइंट अप करती रहती है। कुछ देर के लिए रोबोट कुछ भी नहीं कह पाता और फाइनली सुमिरे जब शांत होती है वो बोलता है, आप कौन? और सुमिरे अपने फेस का मास्क हटाती है। रोबोट कहता है, मिस सुमिरे आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? सुमिरे की आंखों में एक अलग ही तरह की चमक थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले रोबोट बोलता है, मिस सुमिरे आपको बताते हुए बुरा लग रहा है पर मैं मित्सुओ नहीं हूँ, मैं उसका रोबोट हूँ, आप तो ये जानती ही हैं। फिर आप इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हैं? आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि रोबोट को कैसे पता है कि सुमिरे ही पाको है। तो यार एज वी ऑल नो रोबोट और मित्सुओ का माइंड आपस में कनेक्टेड है और वो दोनों एक बार मिल भी चुके हैं, इसलिए काफ़ी सारी बातें रोबोट ऑलरेडी जानता है और काफ़ी सारी बातें वो जान चुका है। तो अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सुमिरे कहती है, तो तुम मित्सुओ नहीं हो तो ये बताओ मेरा मित्सुओ कहाँ है? रोबोट बोलता है, आप तो जानती ही हैं कि मित्सुओ बर्ड प्लेनेट पर है। सुमिरे कहती है, मित्सुओ लौट आया है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। रोबोट बोलता है, पर वो यहाँ पर नहीं आया, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। आज के टाइम पर रोबोट युकी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो किसी भी हाल में उससे दूर नहीं होना चाहता। वो जानता है कि अगर उसने मित्सुओ के बारे में सुमिरे को बता दिया तो जिस तरह
एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, उसी तरह एक ही दुनिया में एक वक्त पर दो मित्सुओ नहीं रह पाएंगे और उसे अपनी एग्जिस्टेंस खोनी पड़ेगी, उसे अपना प्यार खोना पड़ेगा जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए वो सुमिरे से झूठ कह देता है और सुमिरे निराश होते हुए मित्सुओ के घर को लीव कर देती है। मैनेजर सुमिरे को देखकर कहती हैं कि आपको मित्सुओ मिला? सुमिरे कहती है काफ़ी लंबी कहानी है, शायद आप समझ भी ना पाएं। मित्सुओ मिला भी है और नहीं भी, हमें चलना चाहिए। और सुमिरे एक बार फिर से काफ़ी निराश हो जाती है। मैनेजर बोलती है आप फिक्र मत कीजिए, आपको मित्सुओ मिल जाएगा। सुमिरे कहती है पर कहाँ? मैं भला उसे कहाँ ढूंढूं? मैं नहीं जानती कि इस वक्त वो कहाँ पर हो सकता है। मैनेजर कहती है आप सोच कर देखिए कि अपने घर के सिवा मित्सुओ कहाँ जा सकता है, उसका कोई दोस्त जिसे आप जानती हो। और सुमिरे के दिमाग में बस एक ही नाम आता है, पायान। और सुमिरे अपने ड्राइवर को पयान के ऑफिस चलने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है। कुछ ही देर में सुमिरे पयान के ऑफिस में प्रेजेंट थी। एंड एज आई सेड ऑलरेडी इन दिस स्टोरी कि पयान यार काफ़ी बड़ा आदमी बन चुका है, उससे मिलने के लिए आज के टाइम पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। पर सुमिरे बिना कुछ भी फीलिंग किए सीधा पयान के कैबिन में चले जाती है। वहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, पर सुमिरे को देखते ही पयान अपने क्लाइंट को बाद में आने के लिए कहता है और क्लाइंट उस जगह को लीव करता है। पयान बोलता है सुमिरे तुम यहाँ आने से पहले अगर तुम मुझे बता देती तो मैं आज अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देता, फिर भी तुम आई हो तो जरूरी काम ही होगा, बताओ कैसे आना हुआ? सुमिरे कहती है पयान मैंने मित्सुओ को देखा, क्या वो तुमसे मिला है या फिर तुम उसके बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे प्लीज़ बता दो, मैं काफ़ी परेशान हूँ। पयान कहता है तो फाइनली तुम मित्सुओ से मिल ही गई, और हाँ मैंने ही तुम्हारी मैनेजर से बात करके तुम्हारी ट्रिप भी माउंट फूजी पर अरेंज करवाई थी। तो मैं इस बात को जानकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि तुम मित्सुओ से मिल चुकी हो, पर इस वक्त मित्सुओ कहाँ पर है ये तो मैं भी नहीं जानता, पर मुझे इतना ज़रूर पता था कि मित्सुओ खुद से तुम्हारे पास कभी भी नहीं लौटेगा। जब से उसने तुम्हारे और डेमन के अफेयर की खबर सुनी है तब से तो वो पूरी तरह डिप्रेस्ड हो चुका था। मैं नहीं जानता कि वो बात सच थी या फिर नहीं, लेकिन उसने मित्सुओ को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया था। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारे हाथ पे है सुमिरे कि तुम किस तरह मित्सुओ को ढूंढोगी या फिर अपने प्यार को मैनेज कर पाओगी। सुमिरे के पास पयान को कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो बस उसे थैंक्स कहते हुए उसके कैबिन को लीव करके वहाँ से चले जाती है। सुमिरे जाकर अपनी कार में बैठती है। मैनेजर सुमिरे से क्वेश्चन करती है पर सुमिरे उन्हें कुछ देर के लिए चुप रहने को कह देती है। मित्सुओ बर्ड प्लैनेट से लौट चुका था, वो सुमिरे से मिलने ही वाला था कि डेमन की एक बुरी हरकत ने सब कुछ खराब कर दिया। यही बात कंटिन्यूसली सुमिरे के माइंड में चल रही थी और सुमिरे अपने घर पहुंचने ही वाली थी कि तभी वो अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देती है कि अभी के अभी डेमन के ऑफिस की तरफ चले। मैनेजर सुमिरे से इस वक्त वहां जाने का रीज़न पूछती है पर सुमिरे उन्हें कुछ नहीं बताती। कुछ ही देर में सुमिरे डेमन के ऑफिस पहुंच जाती है। वो जाते ही सीधा डेमन के कैबिन का गेट काफ़ी फोर्स के साथ ओपन करती है। डेमन वहां पर अभी भी काफ़ी रंगीन मिजाज में टाइम स्पेंड कर रहा था। सुमिरे को देखकर उसे थोड़ा सा एम्बेरस लगता है। वो कहता है सुमिरे तुम इस वक्त यहाँ पर? मगर सुमिरे बिना कुछ कहे जाते ही डेमन के कॉलर पकड़ लेती है। वो उसे काफ़ी तेजी के साथ एक स्लैप करती है और कहती है तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। डेमन बोलता है तुम ये क्या बोल रही हो? सुमिरे कहती है भूल गए तुम्हारी उस क्लिप के चक्कर में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, पर उसको तो मैंने इग्नोर कर दिया, पर अब जो मेरे साथ हुआ है मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डेमन बोलता है ये कितना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, अगर तुम्हें मुझ पर डाउट है तो मीट मी इन कोर्ट विद योर लॉयर्स। तुम्हें इस तरह मुझ पर बिना किसी प्रूफ के सवाल करने का कोई भी राइट नहीं है। सुमिरे बोलती है ना मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगी और ना किसी लॉ का सहारा लूंगी, मैं तुम्हें खुद से सबक सिखाऊंगी। और वो कंटिन्यूसली डेमन को मारने का ट्राई करने लगती है, पर डेमन बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। किसी तरह से डेमन की सिक्योरिटी सुमिरे को पीछे हटाती है। वो उसे कहता है तुम्हें मुझ पर हाथ उठाना काफ़ी महंगा पड़ेगा सुमिरे होशिनो।
इस पूरे शोर को सुनते हुए मैनेजर भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो सुमीरे को वहाँ से ले जाती है। वो कहती है आपको इस तरह उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था मिस सुमीरे, आप जानती हैं कि वो कितना खतरनाक आदमी है। क्या आप नहीं जानती कि इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन ये सुनते ही सुमीरे की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो वहीं पर बैठ जाती है और कहती है वैसे भी मेरे अंदर अब जान नहीं बची है, अगर वो मुझे मार भी दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मेरा मित्सुओ मेरे पास नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप समझ लीजिए। और सुमीरे कंटिन्यूसली रोने लगती है। मैनेजर सुमीरे को एक बार फिर से काम करवाती है और अपने साथ कार में बैठाकर ले जाती है। मैनेजर सुमीरे को समझाने का काफ़ी ट्राई कर रही थी, लेकिन अब सुमीरे के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो किसी भी तरह से मित्सुओ से मिल पाएगी। अब तक आधा रास्ता बीत चुका था कि तभी एक अननोन कार आकर सुमीरे की कार को काफ़ी बुरी तरह हिट करती है। ड्राइवर कार से ऑलमोस्ट कंट्रोल खोने ही वाला था, लेकिन किसी तरह से वो गाड़ी को संभाल लेता है। मैनेजर बोलती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सुमीरे कार की विंडो ओपन करती है। वो देखती है कम से कम 4 से 5 गाड़ियाँ उनके पीछे आ रही हैं और कंटिन्यूसली उन्हें हिट करने का ट्राई कर रही हैं। वो समझ चुकी थी कि ये डेमन के आदमी हैं और वो सुमीरे के पीछे हैं। सुमीरे समझ नहीं पा रही थी कि वो इस सिचुएशन के साथ किस तरह डील करे, पर वो जानती थी कि यहाँ पर उसकी जान को 100% खतरा है। सुमीरे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी गलती का खामियाजा उसके ड्राइवर और मैनेजर को भुगतना पड़े, इसलिए वो गाड़ी को काफ़ी तेज़ चलाने के लिए कहती है। और जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन होता है, वो ड्राइवर और मैनेजर को गुस्सा करते हुए कार से बाहर निकाल देती है और गाड़ी का कंट्रोल खुद के हाथ में ले लेती है। अब वो 4 से 5 गाड़ियाँ सुमीरे की कार के पीछे भागे जा रही थी और सुमीरे उनसे आगे। सुमीरे उन्हें स्किप करने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी, पर वो सभी प्रोफेशनल ड्राइवर्स थे। वो बार बार लगातार सुमीरे की कार को टक्कर मार रहे थे। सुमीरे कार से कंट्रोल खोने ही वाली थी। अब सुमीरे काफ़ी तंग आ चुकी थी क्योंकि वो कार से कंट्रोल ठीक तरह नहीं रख पा रही थी, इसलिए वो अपनी कार को रिवर की तरफ मोड़ लेती है। वो सभी 4 से 5 गाड़ियाँ वहीं आने लगती है। सुमीरे पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही थी, पर ड्राइव करते हुए सुमीरे रोड के एज पर आ चुकी थी और अब उसके लिए कंट्रोल कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और जैसे ही सुमीरे बिल्कुल रोड के टिप पर पहुंचती है, गाड़ी वहां से स्लिप कर जाती है और सुमीरे अपनी कार के साथ उस नदी में डूब जाती है। कार धीरे धीरे नीचे जा रही थी और सुमीरे उस नदी में। सो गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो यार जरूर से लाइक का बटन दबा देना। चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो यार सब्सक्राइब करना। कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को यार हमेशा की तरह प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।